हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, इससे पहले मैं इस बात का जवाब दूं जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था कि आ रहा हूं मैं, आप लोगों को बता दूं आज का वीडियो बहुत दिनों बाद है जियोपॉलिटिक्स पर। अफसोस की बात यह है कि 15 अगस्त 2026 का इंतजार मैं पिछले एक साल से कर रहा था और जियोपॉलिटिक्स के अलावा इंटरनल जो सूरत हाल बने जिसमें कहीं कहीं विपक्ष का गलत नैरेटिव था और कहीं कहीं सरकार की गलती और कमी थी। हालात मेरे नजरिए से कम बड़े डिसअपॉइंटेड बनकर सामने निकले हैं, ये आप लोगों को पता है। जहां पर डिसअपॉइंटमेंट हो बोल देना चाहिए डिसअपॉइंटमेंट। उन जाहिलों की तरह नहीं होना चाहिए कि पिछवाड़ा टूट भी जाए तो कहते रहो जीत गए और हंसते रहो। तो आज बात करेंगे द मक्का अलायंस की, जो तुर्किया सऊदी और पहले भी कर चुके हैं बात, पर एक नया उसमें एंगल आया है। तुर्किया सऊदिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, जिसमें एक नया ट्विस्ट बांग्लादेश के नाम का आने वाला है। और बांग्लादेश के नाम का ट्विस्ट आते ही भारत के लिए यह पहले भी महत्वपूर्ण था और अब यह और महत्वपूर्ण हो गया है। इस मुद्दे पर जाने से पहले बता दूं कि मुझसे अभी बहुत से लोगों ने पहला वीडियो देखने के बाद जब मैंने बोला कि मैं एक नई रचना के साथ, नई पहल के साथ आना पड़ेगा सामने, क्योंकि जब सब आ रहे हैं तो फिर हम भी आएंगे। किसको लेके, आरक्षण की रूपरेखा क्या होनी चाहिए और किस तरीके से इसका समाधान, लड़ाई नहीं समाधान निकाला जा सकता है। सनातन को आपस में बांट के इस लड़ाई को लड़ना महामूर्खता है। और साथ में तुम्हारे पास अगर कोई 50% वाला है उसके खिलाफ लड़ना ताकि वो हार जाए और 60% वाला आके बैठ जाए, जो कहता है प्राइवेट फर्म कंपनीज में और फौज में भी आरक्षण होना चाहिए। फौज में कितने ओबीसी, दलित और एसटी हैं इसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो यह जो मेरी लड़ाई होगी ये किसी भी सूरत पे मौजूदा सरकार के खिलाफ नहीं होगी। साफ बता दूं, जिसको साथ क्यों नहीं होगी यह बता चुका हूं। मैं 50% वाली सरकार से लड़कर 60% वाली सरकार के झांसे में नहीं फंसना चाहता, कम से कम अपने मन से। तो मेरी ये जो मुहिम है, अब मैंने इस पर वर्क शुरू कर दिया है। मेरा जो सत्य सर्वोच्च चैनल है उसका भी मुझे एक नोएडा में छोटा ही सही एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस डालना होगा। हमें अपने मीडिया को लखनऊ के अलावा दिल्ली में मजबूत करना होगा और एक पूरा एक सेटअप क्रिएट कर कई महीनों तक सेमिनार, बैठकें, कॉन्क्लेव छोटे लेवल पर करने पड़ेंगे, जिसमें दलित भाई, सवर्ण भाई एक साथ आए और अपनी बात रखें और एक समन्वय बने, फिर यह लड़ाई शुरू हो। फिर से दोहरा दूं, यहां इस पॉलिसी पर आलोचक मैं सरकार का बहुत हूं। लड़खड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी के पीठ पे छुरा मैं नहीं मारूंगा। मैंने मन बनाकर डिक्लेयर कर दिया है और साथ में यह भी डिक्लेयर कर दिया है कि बेवकूफ हूंगा मैं अगर मैं लड़खड़ाते हुए मोदी जी की पीठ पे छुरा मारूं और बाई चांस वो गिर ही पड़े और ऊपर 60% वाला आके मेरा गला दबा ले, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और हिंदू में आपस में ये दलित रिजर्वेशन, अगाड़ी सवर्ण को बोलकर और अगर कोई खाई है तो वो और चौड़ी हो जाए, ये रिजवान अहमद अपने मन से दोनों काम नहीं करेगा और समाधान आप लोगों को जल्दी निकालकर दिल्ली में पीसी कर देगा। लेकिन उससे पहले एक आखिरी लड़ाई बाकी है, अगस्त 30 की, आप लोगों को मेरा साथ देना है। अब चलते हैं द मक्का एग्रीमेंट। मक्का एग्रीमेंट क्यों नाम रखा गया? एक टच देने के लिए इस्लामिक एग्रीमेंट का, जिसको पहले इस्लामिक नेटो की तरह पेश किया जा रहा था, तो बहुत चालाकी से इसका नाम मक्का एग्रीमेंट रखा गया। साहब, शुरुआत हुई है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को लेकर, अब इसमें तुर्किया भी जब बीच में आ गया और 7 अगस्त को तीनों में एक ट्राइलैटरल एग्रीमेंट साइन हो गया, जिनका मानना है कि एक दूसरे की परेशानी में एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन अनदर। इसको मैं जरा आप लोगों को डाइल्यूट करके बता दूं, ऐसा नहीं होगा कि तुर्की पे किसी ने अटैक कर दिया तो इधर से पाकिस्तान के F-16 उड़ के जा रहे हैं या सऊदी अरेबिया के उड़ के जा रहे हैं। यूएसए की छत्र छाया से ये लोग थोड़ा सा नर्वस हो गए
और एक तरफ यूएसए ये कह रहा है कि हम भी चाहते हैं कि इस रीजन में हमारा दबदबा खत्म हो जाए। पर क्या आप लोग ये मान के चलते हैं कि यूएसए कभी ऐसा चाहेगा कि मिडिल ईस्ट, जहां पे तेल के इतने भंडार हैं, वहां पर एक ऐसी प्रणाली खड़ी हो जाए जिससे उनका यूएसए पे डिपेंडेंस खत्म हो जाए? भले डोनाल्ड ट्रंप कितना इस मक्का एग्रीमेंट की तारीफ करें, मुझे नहीं लगता सीआईए को कभी भी ये चीज पसंद आएगी। तो आगे चल के देखते हैं इसको तोड़ने में यूएसए का क्या रोल होगा। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इसके समर्थन में साथियों खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये ऐसा नहीं होगा कि तुर्किया पे किसी ने अटैक किया तो पाकिस्तान के F-16 जा रहे हैं। महामूर्खता की बात थी कि किसी ने किसी पर अटैक किया तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन उनको उधार दे रहा है। होगा क्या? इसमें जो एक्सचेंज होगा वो टेक्नोलॉजी का होगा और पैसे का होगा। पुरानी हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो तुर्किया और यूएस और सऊदीया में भी आपस में रंजिश बनी रहती है कि सुन्नी वर्ल्ड का लीडर कौन बनेगा। इसलिए तुर्किया और सऊदीया का एक साथ आना रिजवान अहमद को बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन चलिए, जब आ गए हैं तो आ गए हैं। तो इसमें जो मुख्य ट्रांसफर होगा वो होगा, फौजी कहीं लड़ने नहीं आ रहा है, कम से कम तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदीया का नहीं है। पाकिस्तान कहां लड़ने कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होंगे, उनको अपने फौजियों की तनख्वाह देनी है, वो एक अलग बात है। इसमें साइंटिफिक ट्रांसफर होगा, इसमें तुर्किया की बहुत ब्रेन इस्तेमाल होगा, साइंटिफिक ब्रेन। पाकिस्तान का भी इसमें साथियों इस्तेमाल होगा। साथ साथ इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को मैं 3.5 मान के चलता हूं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चाइना का तड़का लगा होगा। चाहे सऊदीया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे तुर्किया हो, तीनों से चाइना आपस में एडजस्टेड है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, मनी ट्रांसफर होगा और बैकअप फोर्सेस ट्रांसफर हो सकती हैं। यह अवश्य हो सकता है कि अगर पाकिस्तान तुर्किया से मान लीजिए आपके बैरकर वो लेता है, ड्रोन्स लेता है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए तुर्किया से इंजीनियर्स आ जाएं पाकिस्तान में, ये भारत से किसी कन्फ्रंटेशन के टाइम पर सैन्य जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। पायलट्स मुझे लगता है ट्रांसफर नहीं होंगे। तो इस नजरिए से, इस पूरे एग्रीमेंट से, जो तुर्किया के पास अब एयर डिफेंस है, ड्रोन्स है और जो इनकी टेक्नोलॉजी है, वो इन्होंने बहुत रिवर्स टेक्नोलॉजी कर करके, रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके, नेटो में के साथ जुड़े होने की वजह से इन लोगों ने बहुत हद तक उसको डेवलप कर लिया है। और हाल में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तुर्किया के C-130 बड़े वाले विमान, बहुत सा डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान जल्दी जल्दी अभी 6-7 दिन पहले में पहुंचाते हुए साथियों नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक नया एंगल इसमें जुड़ रहा है बांग्लादेश का, और यह आ रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को भी इसमें जोड़ने में इंटरेस्टेड है। और इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को में एक चौथा प्लेयर भी आ रहा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो भारत के साथ अनबन चल रही है, बांग्लादेश में जो चाइना का इंटरफेरेंस चल रहा है, बांग्लादेश को जो चाइना इस्तेमाल कर रहा है, वैसे में अगर बांग्लादेश भी इस मक्का एग्रीमेंट का हिस्सा बन जाता है तो यस, भारत को इससे थोड़ी सी रीजनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे जाकर। मिलिटरीली ही भले मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, और बांग्लादेश का दिमाग खराब हो सकता है आगे जाकर, इसमें साथियों कोई डाउट नहीं है। और एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ आप अगर उसको ले लें, पाकिस्तान को ले लें और चाइना की इसका सपोर्ट ले लें और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मनी ट्रांसफर ले लें, और वो फंडिंग सऊदीया की अगर बांग्लादेश भी पहुंचने लगती है, यानी सऊदीया से पैसा आया बांग्लादेश ने वेपन खरीदा तुर्की का और पाकिस्तान का। ये कॉम्बिनेशन मुझे इसमें अब समझ आ रहा है। अगर बांग्लादेश इसका हिस्सा बनता है और बांग्लादेश को बड़ी अच्छी तरह से वेपनाइज किया जाएगा, सऊदी का डॉलर लगाकर, तुर्किया की टेक्नोलॉजी लगाकर और पाकिस्तान का मैन पावर लगाकर, यस, ये मैन पावर कहीं भी एक इधर उधर यूज हो या ना हो, बांग्लादेश में पाकिस्तान का मैन पावर जरूर यूज होगा, स्पेशली बैकड्रॉप में उसी टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी ऐसी कंडीशन में। आने वाला वक्त भारत के लिए जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से मक्का एग्रीमेंट को लेकर एक चिंता का विषय साथियों
हो सकता है। इसलिए मैंने कहा बहुत दिनों बाद एक जियोपॉलिटिक्स पर हम एक कवरेज करते हैं। इजराइल के खिलाफ भी ये संगठन क्या बन रहा है? ईरान के लिए बन रहा है या भारत के लिए बन रहा है? यह भी एक बीच का सवाल है साथियों। अमेरिका का क्योंकि इस पर आशीर्वाद है, कहीं अमेरिका खामखा इजराइल को टेंशन तो नहीं देना चाह रहा? वही वाली बात जो मैं बहुत पहले से आप लोगों से बोलता आया हूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ये नहीं चाहता कि इजराइल बिल्कुल फ्री वर्ल्ड में जिए। वो चाहता है वो भी किसी इस्लामिक दबाव में जिए ताकि वो अमेरिका को अपना बाप मानकर चले। तो ये पूरा जो मुहिम है मक्का एग्रीमेंट की, ये दो के खिलाफ मुझे लग रही है। ईरान के खिलाफ अब ये नहीं लग रही है मुझको, या ये इजराइल के खिलाफ कल को इस्तेमाल हो सकती है, वर्क कर सकती है। और सऊदिया का अगर थोड़ा सा फैक्टर हटा दें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना तीनों मिलकर इंडिया को हार्म करने में ना कोई मौका छोड़ेंगे और ना इस चीज से शर्माएंगे। तो बहुत आने वाले वक्त में वेट एंड वॉच करते हैं एंड लेट अस सी किस तरीके से ये चीज अनफोल्ड करती है। आप लोगों को अपडेटेड साथियों रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।